हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके पास ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है, इसका एक केस स्टडी के बेस पर वीडियो आपके पास हम भेज चुके हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को शायद पसंद भी आया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि केस स्टडी हम आपके पास इतना दे देंगे कि अगर ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर की कहीं भी केस स्टडी आपके पास आती है तो आपको उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। लेकिन शर्त एक है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसको देखेंगे और खुद समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको बहुत सरल से सरल शब्दों में आपके पास ये वीडियो मैं भेज दूँ। चैप्टर तो मैं बहुत पहले डिस्कस करके वीडियो बना करके आपके पास भेज चुका था। उस चैप्टर को पढ़ना है, आपको वीडियो को देखना है, समझना है। अगर हमारे पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो भी केस स्टडी का केस हमारे पास आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर का केस स्टडी है। जब आप वाकई एग्ज़ाम में बैठेंगे या कंपटीशन में बैठेंगे या इसी तरह के सिचुएशन में आप अपने को रखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि मैनेजमेंट के किस चैप्टर से ये आपका केस स्टडी है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से है, और ये तभी आप अच्छे ढंग से डिसाइड कर पाएंगे जब हम और आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझे हों। यही चीज़ मैं आपको हर वीडियो में समझाने बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक दूसरा केस स्टडी हम आपके पास लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको केस, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन, फिर उसके बाद इस केस का यही आंसर क्यों है ये आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश हम करेंगे। केस सबसे पहले, रुंगटा स्टील कंपनी डिसाइडेड टू सेट अप a steel manufacturing company in backward area of West Bengal, where very less job opportunity were available. Peoples of that area welcomed this effort of the company to attract people to work in the factory. It also decided to provide many other facilities like a school, hospital, market, etc. in the factory premises. Rungta Steel started huge project. Another competitive company asked its production manager, the named Neeraj, to investigate the reasons of earning huge profit by Rungta company. Mr. Neeraj found that in both companies that there was systematic coordination among the various activities to achieve the organizational goal. Every employee knew who was responsible and accountable to whom. The only difference was that in his organization, communication took place only through the scalar chain, where in Rungta company it was allowing flow of communication in all the directions as per the requirement, which leads to faster speed of communication as well as quick feedback. ये तो आपका केस है। अब इस केस के बेस पर आपसे पूछा क्या जा रहा है ये देख लें। पॉइंट नंबर ए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स Rungta company
the flow of communication in all the directions. Point number B, state another advantages of the type of organization identified in A. Point number C, state two values which Rungta company wanted to communicate the society. ये एक पूरा का पूरा आपका केस है। मैंने आपसे कई बार कहा कि जब ऐसा केस आए तो हम आप अपने को मान ले कि ये हम ही आप हैं। सपोज करिए रूंगटा कंपनी आपकी है और उस रूंगटा कंपनी में मैं मिस्टर नीरज जो इस केस में है, मैं अपने को मिस्टर नीरज मान लेता हूं। अब इसके बेस पर हम आपको इसका सरल शब्दों में हिंदी वर्जन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो मिस्टर रूंगटा कंपनी, चूंकि आपकी कंपनी है, रूंगटा कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अपनी एक कंपनी की यूनिट हम वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करेंगे, जहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। जब ये चीज़ वहां के लोगों को पता चली, लोकल पब्लिक को, तो उन्होंने आपके इस स्टेप के, यानी रूंगटा कंपनी की इस स्टेप के को बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया। अब आपने किया क्या, यानी मैनेजमेंट ने, रूंगटा कंपनी ने किया क्या? वहां की पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये सब डिसाइड किया। क्या क्या? जो भी व्यक्ति रूंगटा स्टील कंपनी में काम करेंगे उनको कंपनी के अंदर ही, यानी फैक्ट्री के अंदर ही बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे उनके बच्चों को स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा, उनको और उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाएगा, उनको और उनके बच्चों के लिए डेली रूटीन के लिए मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह की फैसिलिटी आपने वहां पर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। जो मैंने बहुत पहले भी कहा था, अदर कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो हैं, चूंकि अकेली स्टील कंपनी रूंगटा कंपनी नहीं होगी पूरे हमारे भारतवर्ष में, बहुत ढेर सारी स्टील कंपनी होगी। जो अदर स्टील कंपनीज हैं आपके कॉम्पिटिटिव में, उन्होंने आपके जो भी मिस्टर नीरज एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस कंपनी के, जैसे मैंने कहा कि मैं मिस्टर नीरज हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कारण है कि आपने यहाँ पर कंपनी को इस्टेब्लिश किया है और ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपने किया है और अर्निंग का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है। मैंने क्या देखा, चूंकि मैं अपने को मिस्टर नीरज मान रहा हूँ, मैंने क्या देखा कि जो अदर कंपनीज हैं हमारे कॉम्पिटिटिव की, जो अदर कंपनीज हैं, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो पूरी की पूरी स्केलर चेन में हो रही है। मैंने स्केलर चेन का पूरा आपको बताया था, शायद आपने हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो पूरा का पूरा स्केलर चेन आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम आपको बताए थे उसमें एक स्केलर चेन था। स्केलर चेन के बेस पर वहाँ पर काम हो रहा है। और रूंगटा कंपनी में क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वहाँ पर स्केलर चेन में काम हो रहा है। रूंगटा कंपनी में क्या है, यानी आपकी कंपनी में क्या है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आपने एकदम फ्री किया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फालतू में नहीं, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में कंपनी के हित के लिए किया जा सकता है जो लीगल और वैलिड हो। यानी कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा है जो लीगल है, वैलिड है और कंपनी की बेनिफिट में है, तो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में वो किया जा सकता है। इससे हुआ क्या कि आपने एक बहुत ही तेजी से कम्युनिकेशन डेवलप किया और
जिसका फीडबैक भी उतनी तेजी से आपके पास आ रहा है। ये तो आपका केस हो गया। अब केस के बेस पर जो 3 चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है वो क्या क्या है। पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स रूंगटा कंपनी द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपने ये फ्लो किया है सभी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन का कंपनी की आवश्यकता के अनुसार, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, पहला। दूसरा, आपके इस आंसर पर जो भी आप स्ट्रक्चर तय करोगे ऑर्गेनाइजेशन का, कोई बेनिफिट आप बताइए, कम से कम 2। तीसरा, आप कौन सा वैल्यू सोसाइटी को कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है स्टेट 2 वैल्यूज विच रूंगटा कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट द सोसाइटी। ये तो आपके समझ में केस आ गया होगा। अब इस केस के बेस पर जो ये तीनों चीज पूछा जा रहा है, इसका एक एक सिस्टमेटिक आंसर हम आपको देंगे। चूंकि एकदम साफ साफ आप कह रहे हैं कि रूंगटा कंपनी में एकदम अलाउड है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन लीगल है, वैलिड है और कंपनी के बेनिफिट के लिए है, चूंकि कंपनी के बेनिफिट में ही सबका बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छिपा हुआ है, कंपनी के बेनिफिट में है, तो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में किया जा सकता। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शंस if the matter is legal, valid and it is benefited for the company। तो कौन सा होगा? कन्फर्म ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कन्फर्म ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही यही कॉन्सेप्ट होता है। जब हमारे वीडियो को आप ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर का आप देखेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही यही कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए जो भी लीगल है, जो भी वैलिड है, उसको कम्युनिकेशन को किसी से किया जा सकता है। तो कन्फर्म इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यहीं पर इनफॉर्मल की जगह कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हम बाय मिस्टेक आंसर कर दें, तो जो दूसरा आंसर होगा यानी बेनिफिट, वो हमारा टोटल गलत हो जाएगा। चूंकि यहां पर हमारा आपका आंसर सही हो गया है, अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमको आपको कम्युनिकेट यानी बताना है। क्या क्या इनफॉर्मल, इट कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो यहां पर हम आपको दे रहे हैं इसी में से कोई 2 कर लीजिए। पहला, इट फुलफिल सोशल नीड्स, सबसे पहला सोशल नीड्स। सेकेंड, इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अपलिफ्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेट्स इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, ये 2 तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई और लगता है तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या बताना है? स्टेट 2 वैल्यूज विच रूंगटा कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट द सोसाइटी। कौन सी 2 वैल्यू रूंगटा कंपनी यानी आपकी कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है और ये बताना चाहती है। पहला, सबसे पहला, चूंकि देखिए पहले ही लाइन में लिखा है, आपने क्या डिसाइड किया है कि वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड यानी रूरल एरिया में हम ये कंपनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो यहीं पर पहला आपका सोशल फुलफिलमेंट हो रहा है। क्या फुलफिलमेंट? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। चूंकि बैकवर्ड एरिया में आप कर, चूंकि जहां भी कंपनी लगेगी, जहां भी फैक्ट्री लगेगी, कंफर्म स्टूडेंट्स वहां का डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे ही कोई बड़ी फैक्ट्री या छोटी फैक्ट्री लगती है, आसपास के एरिया में छोटी मोटी अपने आप अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है। मार्केट लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की आवश्यकता होगी। कुछ दुकानें खुल जाएंगी या कुछ छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो जाएगी, छोटी मोटी आपकी मार्केट लगना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के छोटा मोटा डेवलपमेंट
100% पॉसिबल है। तो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ये तो पहला आपने सोशल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किया। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने ये सेकेंड लाइन में आपके लिखा है, सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। आपकी फैक्ट्री कहाँ लगने जा रही है? जहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटी या तो हाई नहीं है या तो बहुत कम है। तो जैसे ये फैक्ट्री वहाँ पर लगेगी तो कन्फर्म स्टूडेंट्स वहाँ पर लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको वही मिल जाएगी। यानी वहाँ पर के लोगों को आप अपनी फैक्ट्री में उनकी स्किलनेस के अनुसार आप उनको काम पर लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों टाइप के पर्सन्स आपको मिल जाएंगे। और किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के स्किल की ज़रूरत होती है: स्किल्ड पर्सन्स, सेमी स्किल्ड पर्सन्स और नॉन स्किल्ड पर्सन्स। हर तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जो आपका सेमी स्किल्ड है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट नॉन स्किल्ड, ये आपको वहीं पर बहुत ही सस्ते रेट पर आपको मिल जाएगी। हो सकता है कहीं से आप 100 रुपए की वो चीज़ लाए नॉन स्किल्ड में, वहीं पर आपको हो सकता है 50 रुपए में मिल जाए और उनको बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी, हो सकता है वो आपके कैंपस में रहें भी ना, वो अपने ही घर में रहें, ये भी पॉसिबल है। तो ये स्टूडेंट्स एक मेरा केस स्टडी था। केस स्टडी के बेस पर जो आपसे केस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था वो था, और उस क्वेश्चन के बेस पर आपने क्या आंसर दिया इसको मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया। फिर से मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स, ये सब हमको आपको तभी आएगा जबकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं। हम चाहे जितने अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दें, अगर हमको आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कन्फर्म इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही ये सब केस बनते हैं। दूसरा चीज मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट, जो भी केस आपके पास आता है उसके बेस पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आपके केस में ही होगा। हमको आपको बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, और देखने का नज़रिया कब मिलेगा? जब हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमको अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो यहाँ पर यह वीडियो मेरा कंफर्म स्टूडेंट समाप्त होता है। फिर मैं कहूँगा आप लोग वीडियो को देखिए, अभी कई वीडियो बनने हैं स्टूडेंट्स, तब जा कर के आपको केस बेस स्टडी ऑर्गेनाइजिंग का बहुत अच्छे ढंग से, और तब आपके पास इतनी मजबूती आ जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आपको केस स्टडी पर जो भी आप सॉल्व करने जाएंगे फ्यूचर में, कंपटीशन में या अपने एग्ज़ाम में, आप किसी भी हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या खुद आप बिजनेस पर्सन हो या किसी को एडवाइस देने जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जाते जाते एक चीज़ आपसे कहेंगे स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन उनसे है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझको भी कम से कम कुछ तो उत्साह मिले। दूसरा, आपसे ज़रूर कमेंट हम चाहेंगे कि आपका हमारी हर वीडियो पर क्या कमेंट है, जिससे कि हमको पता चल सके कि हम आपको, अगर मेरी क्षमता के अनुसार है तो हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।